व्यापार की चीज़ें ले जाने के लिए और कच्चे माल को भारत से ले जाने के लिए, साथ ही इंग्लैंड से अपना सामान भारत लाने के लिए अंग्रेज व्यापारियों को रेलवे लाइन, सड़क आदि की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसके लिए उन्होंने भारत के जो महत्वपूर्ण स्थान थे, मुख्य स्थान जो थे भारत में, वहाँ पर उन्होंने रेलवे लाइन, सड़क और दूरसंचार आदि की व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। इन सब व्यवस्थाओं के हो जाने से उनके समय बहुत बचने लगा, यानी उनके व्यापार में तेज़ी आने लगी और उनका समय बचने लगा। साथ ही इस तरह से उनको सड़कें और दूरसंचार से आपस में बातचीत करके उनका व्यापार बड़ी तेज़ी से होने लगा और उनको लागत मूल्य कम आने लगा। जब वो यहाँ से कच्चा माल कम दामों में खरीदते थे और साथ ही आने जाने में भी सुविधा हो गई, इससे भी उन्हें कम लागत लगी। तो जब वहाँ पर इंग्लैंड ये सब सामान जाता था तो उसको वहाँ पर जो सामान बनता था उसकी लागत मूल्य कम पड़ती थी और इससे उनका व्यापार बढ़ रहा था और उनका मुनाफा दिनों दिन बढ़ रहा था। बच्चों, मुनाफा शब्द का अर्थ होता है लाभ या फ़ायदा। जब किसी चीज़ को बनाने में हमें कम खर्च करना पड़े, यानी उसका लागत मूल्य कम आए और जब हम उसको बेचें तो वो अच्छे दामों में बिक जाए, तो हमें जो लाभ होगा उसे ही हम मुनाफा कहते हैं। बिल्कुल यही हाल इस समय अंग्रेज कंपनी का था। यहाँ से भारत से वो कम दामों में कच्चा माल खरीद रहे थे, उन्हें आने जाने में भी सुविधा हो रही थी और इस प्रकार वहाँ पर जो माल तैयार हो रहा था कारखानों में वो काफ़ी सस्ता पड़ रहा था और उसे वो महंगे दामों में बेच रहे थे। इससे उनका मुनाफा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। ये सब व्यवस्था करने के लिए उन्होंने भारत में जगह जगह पर अपने अधिकारी रखे जो व्यापार के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए थे और इस तरह से अंग्रेज कंपनी ने भारत पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। बच्चों, इस पूरी चर्चा में आपने समझ लिया कि उस समय भारत में व्यापार करने के लिए स्थितियां बहुत अच्छी थीं। हर यूरोपीय कंपनी ये चाहती थी कि भारत में उसका ही व्यापार हो और किसी कंपनी को जगह ना मिल पाए। इसलिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रहीं। दोनों ही कंपनियां ये चाहती थीं कि वो दूसरी कंपनी को भारत से खदेड़कर निकाल दें और भारत के पूरे व्यापार पर एक छत्र अपना राज्य चलाएं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बागडोर उस समय लॉर्ड क्लाइव ने संभाल रखी थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बागडोर उस समय डुप्ले के हाथ में थी। देखिए बच्चों, आपको लॉर्ड क्लाइव और डुप्ले का चित्र दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही कूटनीतिज्ञ थे और भारतीय राजाओं के साथ साठगांठ करके हर तरह से भारत में व्यापार को बढ़ाने में लगे हुए थे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड और फ्रांस से सैनिक भी बुलवा रही थीं, जिससे कि यहाँ पर आकर के वो अपने राज्य को अच्छी तरह से बढ़ा सकें। इसके लिए इन दोनों कंपनियों के बीच में बहुत बार लड़ाई हो रही थी और उनके सैनिक आकर भारत में एक दूसरे को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इस समय भारत की स्थिति ऐसी थी जिसकी हमने पहले भी चर्चा करी कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य का शासन नाम मात्र का रह गया था, यानी कि उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। भारतीय नवाबों और राजाओं पर उनका दबदबा खत्म हो गया था। उस समय भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर हमला करने में लगे हुए थे। भारत के छोटे छोटे प्रांत और क्षेत्रों के शासक अपनी सत्ता चला रहे थे और वे अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे और अपना राज्य बढ़ाने के लिए उन्हें दूसरे राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो ये सभी राजा और नवाब एक दूसरे पर हमेशा युद्ध थोपा करते थे जिससे कि वे अपना राज्य बढ़ा सकें। साथ ही इन राजाओं और नवाबों में उत्तराधिकार के लिए भी युद्ध हो रहा था। उत्तराधिकार का अर्थ होता है कि जैसे किसी राजा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अगला राजा कौन बनेगा, उसका खुद का पुत्र या कोई भाई भतीजा, कौन उसके बाद का राजा होगा, इसको कहते हैं उत्तराधिकारी। तो उस समय राजाओं में उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी हो रहे थे। ये राजा और नवाब आपस के युद्ध के लिए विदेशी कंपनियों से सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। वे ये चाहते थे कि उन्हें विदेशी कंपनियों की सहायता मिल जाए जिससे उनकी जीत हो जाए और विदेशी कंपनियां तो इस फिराक में रहती थीं कि कैसे वो अपना राज्य स्थापित करें। तो दोनों ही विदेशी कंपनी
राजाओं की मदद करने के लिए तैयार हो जाती थी। अगर कोई कंपनी भारत के किसी राजा का साथ देने को तैयार हो जाती थी और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती थी, तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी, क्योंकि उस समय यूरोपीय सेना की ताकत ज़्यादा थी। उनकी स्थिति भारतीय सेना से बहुत अच्छी थी। इसलिए जिस राजा या नवाब को यूरोपीय सेना का साथ मिल जाता था, उसकी जीत एक तरह से निश्चित हो जाती थी। आइए जानें कि उस समय यूरोपीय सेना किस प्रकार भारतीय सेना से बेहतर थी। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना थी। नौसेना का अर्थ होता है वह सेना जो समुद्र में सीमाओं की रक्षा करती है। हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि अंग्रेज व्यापारी और सभी विदेशी व्यापारी समुद्र के रास्ते से ही भारत में आए थे। उन्होंने समुद्री रास्ते की खोज की थी और उसी रास्ते से अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। तो जब समुद्र के रास्ते से वो अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, तो अगर उनके पास अच्छी नौसेना होगी तो उनके लिए ये काम और आसान हो जाता था। तो बेहतर नौसेना होने की वजह से यूरोपीय सेना काफ़ी सशक्त थी। उनके पास तोपें और बंदूकें भी अच्छी शक्ति की थीं। उच्च शक्ति की तोपें और बंदूकें थीं और उनकी किस्में भी अच्छी थीं। यूरोपीय सेना नियमित अभ्यास के साथ अनुशासित भी थे। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास करते थे, परेड करते थे, ड्रिल करते थे, जिससे कि वो काफ़ी नियमित अभ्यास की वजह से उनके पास हर स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार थी, जिसके कारण वो अनुशासित भी थे और हर कार्य योजना तैयार होने के कारण वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेना से काफ़ी भारी था। जिस भारतीय राजा को यूरोपीय सेना का साथ मिल जाता था, वो उसकी जीत एक प्रकार से निश्चित हो जाती थी और वो इसीलिए चाहते थे कि हर राजा ये चाह रहा था कि हमें यूरोपीय सेना का साथ मिल जाए। यूरोपीय सेना अपनी सेना को देने के बदले में यूरोपीय जो थे वो भारतीय राजाओं से बहुत तरह की व्यापार में रियायतें मांगते थे। वो कहते थे कि अगर हम आपको मदद करेंगे तो आप हमें व्यापार करने की छूट दीजिए, हम जहाँ चाहें जिस क्षेत्र में चाहें अपना व्यापार कर सकें, हमें कर में भी राहत मिले और अपना सामान लाने ले जाने में भी हमको छूट मिले। इसलिए भारतीय राजा जब उनसे मदद लेते थे तो उस कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसको बहुत सारा धन और जागीर देते थे, साथ ही बहुत सारी व्यापार की रियायतें देते थे। बहुत बार यूरोपीय कंपनियां राजा से उनके राज्य का एक बड़ा हिस्सा भेंट में ले लेती थीं। राज्य का बड़ा हिस्सा भेंट में लेने से उनको उस हिस्से पर शासन करने का अधिकार मिल जाता था, यानी कि उतने हिस्से पर अंग्रेजी राज्य का शासन हो जाता था और उस इलाके में जितने भी गांव या शहर आते थे वो अपना लगान अब अंग्रेजी राज्य को देते थे। इस तरह से जो धन वो लगान के रूप में वहाँ से पाते थे उसको वो अपनी सेना के लिए और अपने व्यापार के लिए खर्च करते थे। इस प्रकार से होने ये लगा कि यूरोपीय कंपनियों को धन मिलने लगा, जागीर मिलने लगी और साथ ही साथ शासन में भी हिस्सा मिलने लगा, क्योंकि उनको उस राज्य का कुछ हिस्सा मिल जाता था जहाँ पे वो अपना शासन चलाते थे और एक तरह से वो ज़मीन उनके पास आ जाती थी। इस तरह से दोनों ही कंपनियां, फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ही राजाओं की सहायता करने के बदले में धन, जागीर और राज्य का हिस्सा लेने लग गईं। जब इन कंपनियों को राज्य में ज़मीन मिलने लगी तो इन्होंने यहाँ पर अपने किले बनाना शुरू कर दिया। हमने जाना था कि इन किलों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। जब ये किले राज्य में स्थापित हो जाते थे तो इन किलों की सुरक्षा करने के लिए सशस्त्र सैनिक अंग्रेजी कंपनियां और फ्रांसीसी कंपनियां लगा देती थी, यानी इन किलों की अच्छी तरह से किलेबंदी की जाती थी। इन किलों में अंग्रेज व्यापारी और एजेंट कार्य करते थे। ये सभी वहीं से अपने कार्य का संचालन करते थे और इन किलों की सुरक्षा करने के लिए बाहर सैनिक तैयार रहते थे। इस तरह से किलेबंदी करने के कारण इंग्लैंड के कंपनी के सैनिक और फ्रांसीसी कंपनी के सैनिकों में युद्ध होने लगे। इन दोनों ही कंपनियों के सैनिकों में कई बार युद्ध हुए। इनमें सबसे ज़्यादा
दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में जो युद्ध हुए वो बहुत प्रसिद्ध हैं। दोनों ही कंपनियों के बीच में दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 बार युद्ध हुए। इन युद्धों को कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। आइए हम इनके बारे में जानें। कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक चला। कर्नाटक का दूसरा युद्ध यानी द्वितीय युद्ध 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक चला और तीसरा अंतिम युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। इन तीनों युद्धों में अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में बहुत घमासान हुआ और तृतीय युद्ध के दौरान अंतिम अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवाश में जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी सेना अंग्रेजी सेना से परास्त हो गई। और जब ये फ्रांसीसी सेना अंग्रेजी सेना से परास्त हो गई तो उस समय वो भारत में केवल व्यापारिक कार्यों तक सीमित रह गए, यानी कि अब फ्रांसीसी अपना राज्य बढ़ाने की नहीं सोच सकते थे। इस तरह से हुआ ये कि अंग्रेजी कंपनी को भारत में व्यापार करने की छूट तो मिली ही, साथ में अपना राज्य स्थापित करने के लिए भी पूरी छूट मिल गई। अब उनका कोई प्रतिद्वंदी ऐसा नहीं था जो उनसे लड़ सके और भारतीय राजा तो पहले ही उनके आगे हाथ डाल चुके थे। तो इस तरह से इस समय तक भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के लिए रास्ते खुलने लग गए, क्योंकि कोई और कंपनी और कोई विदेशी ताकत उनसे नहीं लड़ पा रही थी और उन्होंने युद्ध में फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था।